नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। एकांत के छड़ों में अनायास ही आया माँ का चेहरा मेरी आंखों के सामने झूम जाता है। कितना अपनत्व प्यार दिया था। आया माँ ने अपनी गोद में खिलाकर उंगली पकड़कर चलना सिखाया तो माँ ने दुनियादारी अच्छे बुरे का ज्ञान कराया। तो आया माँ ने मुझे क्यों मम्मी ने अपने से दूर कर दिया, मैं समझ नहीं पा रही थी। अरे इतना बड़ा तो घर था, मेरे लिए घर में जगह नहीं थी तो मैं सर्वेंट क्वार्टर में आया माँ के साथ ही रह लेती, लेकिन मम्मी के निर्णय के आगे किसी की नहीं चलती। आया माँ ने भी तो बहुत कुछ कहा था मम्मी से। पापा को तो अपने बिजनेस से ही फुर्सत नहीं मिलती, महीनों घर से बाहर रहते। मम्मी भी एक कंपनी में नौकरी करती, इसीलिए इन दोनों को तो मेरे साथ बैठकर दो बातें करने का समय ही नहीं था। यदा कदा उनका चेहरा ही देख लिया करती थी तो उनसे भी मुझे मम्मी ने दूर कर दिया। पापा आएंगे और मुझे नहीं देखेंगे तब एक बार तो ज़रूर पूछेंगे आया माँ से, मेरी दुलारी बिटिया कहाँ है। लेकिन शायद नहीं भी पूछें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से घर का जो माहौल चल रहा था उससे ऐसा लगता था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। हाय स्वीटी, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? पीरियड तो कब का ख़त्म हो गया है। घबराहट जब मैंने क्लासरूम में चारों तरफ देखा तो पूरी क्लास खाली पड़ी थी। मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और बाहर आ गई। बेटी, अभी तू छोटी है इसीलिए अच्छा बुरा नहीं समझती है, लेकिन जिसे खन्ना अंकल और मम्मी का सच्चा प्यार समझती हैं वह नैतिकता नहीं है, वह अच्छा नहीं है। देहरादून के एक महंगे स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया गया था। दिन का समय तो स्कूल की पढ़ाई, खेलकूद और सहेलियों के साथ गपशप में निकल जाता था, लेकिन रात में एकाकीपन बहुत खरता था। हॉस्टल में हर एक छात्र छात्रा के सभी सुविधाओं से युक्त अलग अलग रूम थे। मैं पढ़ने में भी होशियार थी, साथ ही टीचर, स्टाफ और स्कूल में भी सभी की चहेती थी। अपने मधुर व्यवहार और शालीनता के लिए मैं जानी जाती थी। ये सब चीज़ें मुझे विरासत में आया माँ से ही मिली थीं। कितना चाहती थी वो मुझे आया माँ। क्या मेरे बिना आया माँ को अच्छा लग रहा होगा? दिल्ली से देहरादून आए 5 महीने बीत गए थे। अब तक मैं यहाँ के माहौल में काफ़ी हद तक अपने आप को ढाल चुकी थी। इदा कदा आया माँ का ही फ़ोन आ जाता था या फिर आड़ी टेढ़ी लकीरों में आया माँ की चिट्ठी। आया माँ के लाड़ दुलार में कितना अपनत्व था। जब वो अपनी गोद में बिठाकर गोरे गाल, होंठ और माथे पर गरम गरम चुम्बन देती थी तो मैं मम्मी के उस रूखे सूखे प्यार को भूल जाती थी। उस समय मेरा बाल सुलभ मन यही समझ रहा था कि चुम्बन आलिंगन से ही सच्चे प्यार की अभिव्यक्ति होती है। मैं तरसती रहती थी मम्मी और पापा से उस प्यार को पाने के लिए। मैं बगीचे से गीली काली मिट्टी में फने पैरों से ही आया माँ की गोद में चढ़ जाया करती थी और उनकी सफ़ेद धोती में कीचड़ लग जाया करती थी। तब आया माँ धत गंदी कहकर मुझे अपने आलिंगन में कस लेती थी। एक बार मैं मम्मी की गोद में ही इसी तरह चढ़ गई थी। तब मम्मी ने आया माँ को बुलाकर जिस तरह डांटा था वह मुझे आज भी याद है। मम्मी आया माँ को कह रही थी, मूर्ख औरत, बेबी को इतने दिनों से ये भी नहीं समझाया कि गंदे पैरों से किसी की गोद में नहीं चढ़ते हैं। मेरी कोफा की साड़ी खराब कर दी है, जानती नहीं इसको धुलवाने में कितने पैसे लगते हैं। आगे से ऐसा हुआ तो तुम्हारी पगार से पैसे काट लूँगी। इसी के साथ मेरे गाल पर भी एक चांटा पड़ा और मम्मी ने कहा था, इस चांटे की मार याद रखना और कभी भी मेरी गोद में गंदे पैर नहीं चढ़ना। आया माँ थर थर काँप रही थी। फिर मुझे गोद में उठाकर अंदर के कमरे में चली गईं। मम्मी की 5 उंगलियाँ मेरे गाल पर उभर आई थीं, जिन्हें फैलाकर आया माँ दर्द कम करने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन उनके दिल का दर्द मैं अच्छी तरह महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं मम्मी और पापा की कसौटी पर खरी नहीं उतर पा रही हूँ। पापा की जहाँ मेरे भविष्य के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा चिंता थी, वहीं मम्मी मुझे हमेशा उपेक्षित करती थीं, बात बात में मुझ में कमी निकालती। ऐसे माहौल में सिर्फ आया माँ ही ऐसी थीं जो सभी तरफ से एक संतुलन बनाकर मुझे पाल रही थीं। आया माँ की बातें उपेक्षित वातावरण में भी जीने का एक संभल थी। धीरे धीरे मैं बड़ी होती जा रही थी और कुछ कुछ समझने भी लगी थी। पापा चाहते थे कि मम्मी नौकरी ना करें, घर में रहकर मुझे संभालें, लेकिन मम्मी इसके लिए तैयार नहीं थीं। वह मुझे आया माँ के भरोसे छोड़कर निश्चिंत थीं। जब भी पापा घर में रहते उन दोनों में लड़ाई होती रहती। कभी पापा बिना खाए चले जाते तो कभी मम्मी खाने की थाली को वैसा ही छोड़कर चली जाती। उस समय मैं दरवाजे पर खड़ी खड़ी यह सब देखती रहती थी। तब आया माँ ही मुझे गोद में उठाकर अंदर ले जाती और कहती, बेबी ये सब चलता है, तुम चिंता मत करो। साहब और मेम साहब का झगड़ा तो चलता रहता है, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं अपने आप में मगन हो जाती थी। समय अबाध गति से गुजर रहा था। घर में घटनाक्रम तेजी से घूम रहा था। मेरे यहाँ आने के बाद एक दो बार ही मम्मी पापा औपचारिकता निभाने के लिए आए थे। हाँ, आया माँ जरूर हर महीने आ जाया करती थी। बाल अवस्था को हृदय में समेटे अब मैं युवा अवस्था की दहलीज पर पहुंच गई और देहरादून में ही एक कॉलेज में पढ़ने लगी थी। यहाँ मैं राजीव की तरह आकर्षित हुई। राजीव हैंडसम और आकर्षक व्यक्तित्व का लड़का था। वह भी मुझे प्यार करता था। यदाकदा हम लोग अकेले में मिलते थे। एक दिन राजीव ने अपने हाथ में मेरा हाथ लेकर करीब आने की कोशिश की। एक क्षण के लिए मुझे राजीव पर इस तरह करीब आना अच्छा लगा, लेकिन फिर आया माँ की फिकाई दुनियादारी ने मुझे हाथ पीछे खींच लेने को प्रेरित किया। अतीत के उस घटनाक्रम को भी आज तक मैं नहीं भूल पाई हूँ। पापा जब भी बिजनेस के लिए शहर से बाहर जाते थे, मम्मी के ऑफिस के खन्ना अंकल घर आते रहते थे। मेरे लिए खन्ना अंकल खूब सारी टॉफियाँ, खिलौने, कपड़े लाया करते थे। वह घर आते ही जोर से हाय स्वीटी कहते थे। उनकी आवाज़ से मेरे कमरे में बाहर निकलने से पहले मम्मी आ जाती थी और फिर दोनों कमरे में चले जाते थे। एक बार कमरे का दरवाज़ा नहीं लगा था, मैं उधर से निकल रही थी। मैंने देखा कि मम्मी और अंकल एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे हैं। मेरा बाल फुलम्मन इतना ही सोच सका था। काश मम्मी और अंकल की शादी हुई होती। साथ ही मुझे आया माँ के लिए गर्म गर्म चुम्बन और आलिंगन याद आ गए। जब मैं बहुत उदास हो जाती तब आया माँ मुझे हंसाने के लिए अंक में भरकर चुम्बनों से मेरा चेहरा भर दिया करती थी। मैं समझती थी कि चुम्बन लेने और आलिंगन करने से ही प्यार करना कहते हैं। मम्मी और पापा के लिए हमेशा लड़ाई झगड़े से मैं भी परेशान रहती थी, इसीलिए इंतज़ार ही करती रहती थी कि कब पापा बाहर जाएं और खन्ना अंकल घर आ जाएं। एक बार आया माँ से इस बात का जिक्र करने पर उन्होंने कहा, बेटी अभी तू छोटी है इसीलिए अच्छा बुरा नहीं समझती है, लेकिन जिसे तू खन्ना अंकल और मम्मी का प्यार समझती है वह नैतिकता नहीं है, वह अच्छा नहीं है। समाज इसे स्वीकार नहीं करता है, इसीलिए खन्ना अंकल और मेम साहब चोरी छुपे मिलते हैं। लेकिन बेटी मैं तुझसे अच्छे संस्कार डालना चाहती हूँ, इसीलिए बेटी कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे चरित्र पर कोई उंगली उठा सके। खन्ना अंकल और मेम साहब के इस मेल जोल पर सभी उंगली उठाते हैं, लेकिन बेटी अपने आप को क्या तो एक आया माँ ही है, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी तुम्हें है अच्छे से पालना और अच्छे संस्कार ही डालना।
क्या हुआ स्वीटी? राजीव की आवाज़ से मैं चौंक गई थी। मैंने दृढ़ता से कहा, राजीव, यह सही है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन आया माँ के बताए अनुसार यह उचित नहीं है। राजीव ने चिढ़ते हुए कहा, आया माँ, कब तक आया माँ की उंगली पकड़कर चलती रहोगी? अरे तुम पूरी तरह स्वच्छंद हो, ना तुम्हें अपनी मम्मी का डर है ना पापा का। खाओ पियो और मौज करो, यही तो जिंदगी है। फिर तुम्हारी मम्मी भी तो तुम्हारे पापा की होकर नहीं रह सकी, इसीलिए नैतिकता अनैतिकता की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। मैं अब तक अपने आप पर काबू रखे हुए थी, लेकिन आया माँ के बारे में राजीव की बात से मैं फिर गई। बोली, राजीव, तुम्हें अपना समझते हुए मैंने अपने घर की बातें बताईं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे उसका उदाहरण दो। अच्छा है कि तुम पढ़ाई पूरी करके आया माँ से मेरा हाथ मांगना। अच्छा, गुड बाय। एक झटके से मैं उठकर अपने रूम में आ गई थी और खूब देर तक रोती रही। आज अचानक आया माँ को देखकर मैं उनके गले लग गई और राजीव के साथ घटी पूरी घटना उनको बताई। आया माँ ने मुझे धीरज बंधाते हुए सब ठीक हो जाने का आश्वासन दिया। राजीव कह रहा था, आया माँ, आप मेरे लिए भी पूजनीय हो। स्वीटी को आपने जो संस्कार दिए हैं वो प्रशंसनीय हैं। मेरी कसौटी पर स्वीटी खरी उतरी है। इस साल फाइनल होने के बाद मैं अपने मम्मी पापा के साथ आपके पास स्वीटी का हाथ मांगने आऊँगा। आया माँ महसूस कर रही थी कि इस दुनिया में अकेले होने पर भी वे अकेली नहीं हैं। उन्हें स्वीटी जैसी बेटी मिली है जिसने अपने मम्मी पापा से ज़्यादा अधिकार देकर उनका सिर ऊंचा कर दिया है। मेरी शादी की बात सुनकर भी मम्मी ने खास ध्यान नहीं दिया। पापा से तलाक होने के बाद कोर्ट ने जबरदस्ती मुझको मम्मी के गले बांध दिया, लेकिन देखभाल तो आया माँ ही कर रही थी। एक शादी समारोह में मेरी और राजीव की शादी हो रही थी। आया माँ खुश थी कि माँ की तो जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है। आज वह भलीभूत हो रही हैं और मैं एक ऐसे घर में जा रही हूँ जहाँ साहब और मेम साहब के जीवन में घटी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। विदाई के समय राजीव और मैंने आया माँ के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और गले लगकर रोने लगी। माँ, तुम मेरी माँ हो, आया माँ नहीं हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें। धन्यवाद।